मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 11th सेट्स का अंतिम पार्ट नंबर 12 लेके आए हुए हैं आपके समक्ष। आप ध्यान दें, इसमें एक्सरसाइज 1G के कुछ क्वेश्चंस पे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि ये क्वेश्चंस विद्यार्थियों से नहीं हो सके हैं, तो मैंने कहा कि चलिए ये सारे क्वेश्चंस जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो में बता देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। दिया गया है A प्रॉपर सबसेट B, तो सिद्ध करना है C माइनस B प्रॉपर सबसेट C माइनस A। पूर्ण रूप से विद्यार्थियों को समझना है और बहुत आराम से चलना है, क्योंकि ये सब विशेष कॉन्सेप्ट यूज होने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करने की आवश्यकता है हमको। हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि एक एलिमेंट x C माइनस B में है। लेट x बिलोंग्स C माइनस B। अगर x एक एलिमेंट जो कि C माइनस B में है तो इसका मतलब x C में है और x B में नहीं है। वही लिखने जा रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स C एंड x नॉट बिलोंग्स B। बिल्कुल सही समझ में आएगा, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि x C में है और x B में नहीं है। आप समझने का प्रयास करें। मैं विद्यार्थियों को इस प्रकार से एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे हमारे पास दो डिब्बे हैं A और B। डिब्बा A की धारिता 2 लीटर है और डिब्बा B की धारिता 5 लीटर है। अगर जैसे कुछ दूध हमारे पास है जो कि 5 लीटर वाले यानी कि बड़े वाले डिब्बे में नहीं आ पाया है, यानी कि नहीं फुल हो पाया, उसमें उससे ज़्यादा हो गया है, तो वही दूध क्या हम छोटे वाले डिब्बे में पूर्ण रूप से समाहित कर सकते हैं? उसमें रखा जा सकता है वो दूध? नहीं हो सकता है ऐसा। यहाँ पे समझने का प्रयास करें इस एग्जाम्पल्स का क्या मतलब है। यहाँ पे हमने लिखा है x अगर B में नहीं है। आप देख रहे हैं A प्रॉपर सबसेट B का मतलब होता है यहाँ पे B बड़ा है और A छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x B में नहीं तो इसका मतलब x A में भी नहीं हो सकता। implies that x belongs C and x not belongs A। कारण इसका लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका रीजन A प्रॉपर सबसेट B, ऐसे आपने लिख दिया है। अब अगर x C में है और x A में नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? implies that x belongs C माइनस A। आप लेके चले थे कि x C माइनस B में है, आपने दिखा दिया कि x C माइनस A में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि C माइनस B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C माइनस A। यही चीज़ तो आपको बराबर बताई जा रही है शुरू से ही, सेट से, जब से सेट प्रारंभ हुआ है, जब से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, तो बस हो गया। अतः आप यहाँ कह देंगे कि ये C माइनस B प्रॉपर सबसेट C माइनस A। ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको दिया था 5 लीटर और 2 लीटर वाले डिब्बे का, ये यहाँ पे विशेष महत्व है इसका। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे, आपको कभी कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल होता नज़र नहीं आएगा। बस इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई एलिमेंट B में नहीं है तो इसका मतलब वो A में नहीं हो सकता। अगर C प्रॉपर सबसेट B की कंडीशन है या C सबसेट B की A प्रॉपर सबसेट B या A सबसेट B की कंडीशन है, तो हम विद्यार्थी इसको नोट कर लें और हम आपके अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। आप ध्यान दें विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। दिया गया है कि PA बराबर PB। PA का मतलब पावर सेट ऑफ A, यानी कि A के घात समुच्चय जो है वो B के घात समुच्चय के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि सेट A भी सेट B के बराबर होगा। आप ध्यान दें, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत आराम से चलते हैं, बिना किसी परेशानी के सॉल्व हो जाएगा। आप ध्यान दें,
लेट x बिलोंग्स ए। हमने एक एलिमेंट ले लिया जो कि एक एलिमेंट x ऐसा लिया है जो कि सेट A में है। इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लाइज दैट x सबसेट ऑफ A। अगर x A में है तो इसका मतलब x अगर हम समुच्चय बना देंगे तो x सबसेट हो जाएगा किसका, सेट A का सबसेट हो जाएगा ये। और अगला स्टेप इस प्रकार से बढ़ता है, x सबसेट ऑफ PA भी हो जाएगा। इसका मतलब x अगर ये है सेट x जो है कि A में है, सेट x जो है सबसेट है A का, और यहाँ पे तब सेट x जो है वो PA का सबसेट भी हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे पास। आगे अगर बात बढ़ेगी तो मैं ये कह दूँगा, आप ध्यान दें ज़रा, इस प्रकार से कहेंगे हम इसको। अगला स्टेप आएगा कि x बिलोंग्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स PA हो जाएगा। आप समझने का प्रयास करें, जब मैंने आपको पावर सेट ऑफ A बताया था तो यहाँ पर इस प्रकार की बातें कुछ बताई गई थी। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है डीप में, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछला वीडियो आप उठा के देखें जिसमें आपको पावर सेट के बारे में डिस्कशन किया गया था। चलिए फ़िलहाल अब यहाँ पे क्या हुआ कि x बिलोंग्स PA हो जाएगा, और पहले जो कंडीशन हमको दी गई है कि PA जो है वो PB के बराबर है। अगर PA PB के बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स PB हो जाएगा ये। अगर ये x जो है वो PB में बिलोंग करता है तो इसका मतलब मैं अगला स्टेप इस प्रकार से लिख सकता हूँ, आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पे लिखा जा सकता है x सबसेट, यहाँ पे हो जाएगा PB हो जाएगा, x सबसेट हो जाएगा, काहे का, PB का हो जाएगा। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बिलोंग्स, इसका मतलब B लिखा जा सकता है। जो स्टेप हमने यहाँ से उठाया था उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, x सबसेट पहले A लेके चले थे और आपने यहाँ पे दिखा दिया कि x बिलोंग कहाँ पे करता है, B में बिलोंग करता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों सेट जो A और B हैं वो दोनों इक्वल सेट्स हैं। यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान में रखना है कि इम्प्लाइज एंड दिस इम्प्लाई एंड इम्प्लाइज दैट की कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल कराना पड़ेगा। अतः यहाँ से एक कंडीशन आपको मिल जाएगी क्या, A इक्वल्स टू B, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे भी ये निशान आपको सही करना पड़ेगा। ऐसा छोटा सा सवाल था, बस थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें थी यहाँ पे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आप ध्यान दें विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन नंबर 11 के दो पार्ट आपसे प्रूफ करने के लिए कहे गए हैं। कहा गया है पहले पार्ट में A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इक्वल्स टू A, और दूसरे पार्ट में कहा गया है A यूनियन B माइनस A इक्वल्स टू A यूनियन B। आप ध्यान दें, मैं सलूशन यहाँ पे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बड़े आसान तरीके से इनको प्रूफ किया जा सकता है। बहुत आसान है ये सब, आप ध्यान दें। इसका पहला पार्ट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सलूशन में। हम यहाँ पर A और B को रिप्रेजेंट करने वाला एक वेन डायग्राम इस प्रकार से बना रहे हैं। ये सेट A है और यहाँ पे सेट B ऐसे बना दिया गया है। ये यूनिवर्सल सेट U को रिप्रेजेंट करने के लिए आयत चित्र यहाँ पे बनाया जाता है, एक रेक्टेंगल बनाया जाता है। अब यहाँ पे A इंटरसेक्शन B मैं पहले कलर कर रहा हूँ। A इंटरसेक्शन B यानी कि ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये A इंटरसेक्शन B मैंने कलर कर लिया है। उसके बाद A इंटरसेक्शन B कलर हो जाने के बाद मैं A माइनस B कलर करने जा रहा हूँ। A माइनस B को मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइनिंग यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाओं के जरिए मैं कलर कर रहा हूँ। आप ध्यान दें, ये A माइनस B कलर कर रहे हैं हम।
ए माइनस बी। ऐसे ये ऊर्ध्वाधर रेखाओं के जरिए ए माइनस बी कलर किया गया है और क्षैतिज रेखाओं के जरिए ए इंटरसेक्शन बी को कलर किया गया है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं के जरिए जो हिस्सा कलर किया गया है वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस हो गया। यहाँ पर अगर लिखूँगा रिजल्ट के रूप में तो लिखूँगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी बराबर सेट ए को संपूर्ण छायित भाग निरूपित करता है। ख़त्म काम। यही हो गया इसका सलूशन। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। इसका सेकंड पार्ट यहीं पर सॉल्व हो जाएगा वेट डायग्राम के अकॉर्डिंग। बहुत आसान है ये भी। यहाँ पे फिर से एक आयत चित्र इस प्रकार से बना रहा हूँ। ये यूनिवर्सल सेट U को रिप्रेजेंट कर रहा है ये रेक्टेंगल, और हम यहाँ पे सेट A और सेट B को रिप्रेजेंट करने वाले दो सर्किल बना रहे हैं। ए यूनियन, अब की बार सबसे पहला काम है ए रिप्रेजेंट करना। ए, ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइनिंग यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाओं के जरिए सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये पूरा सेट ए मैंने रिप्रेजेंट कर लिया है। अब की बार मैं रिप्रेजेंट करूँगा बी माइनस ए को। बी माइनस ए का मतलब ऐसा हिस्सा जो B में है लेकिन A में नहीं है। तो B माइनस ए को मैं क्षैतिज रेखाओं के जरिए यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइनिंग के जरिए यहाँ पे कलर कर रहा हूँ। आप ध्यान दें, क्षैतिज रेखाओं के जरिए B माइनस ए को कलर किया गया है। अब अगर इन ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अगर यूनियन की बात की जाए, यहाँ पे यही बात है, पहले ए को कलर किया गया फिर बी माइनस ए को कलर किया गया। आप क्या देखें कि इसका संपूर्ण छायित भाग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका संपूर्ण छायित भाग जो है वो सेट ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस सॉल्व हो गया। आपने लेफ्ट साइड को लेके चला था और राइट साइड ऑटोमेटिक आ गया है। तो ये इसके क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट हमने सेट मेथड से वेन डायग्राम के मेथड से बहुत आराम से सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ूँगा। ध्यान दें कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको भी आप इसी प्रकार से सेट में वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 15। दिखलाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर हैं। आप ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, ये आपको दिया गया है। कहा गया है इम्प्लाइज दैट बी नॉट इक्वल टू सी। बिल्कुल आसान है ये, और हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों सेम हैं। आप ध्यान दें इसके सलूशन को। लेट ए इक्वल्स टू, हम ले रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, और b इक्वल्स टू ले रहे हैं 3 4 5, और c इक्वल्स टू ले रहे हैं 3 6 9। अब आप यहाँ पे देखें इम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आप बताएं क्या हो जाएगी। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे केवल 3 है, एंड ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद ए इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ए इंटरसेक्शन सी में मैं देख रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, ये भी दिख रहा है कितना हो जाएगा, ए और सी में कितने एलिमेंट्स कॉमन हैं, ओनली 3। यहाँ पे आपने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के समान है, लेकिन बी और सी जो हैं ये दोनों अलग अलग सेट हैं, यानी कि ये दोनों सेम नहीं है। यही बात हमसे कही गई थी प्रूफ करने के लिए कि आप ध्यान दें
कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के समान है, लेकिन बी और सी बराबर होने आवश्यक नहीं है। आपने बिल्कुल आसान तरीके से इसको देख लिया है। विद्यार्थियों आप ध्यान दें ज़रा, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। इसमें एक कंडीशन दी गई है ए इंटरसेक्शन x बराबर बी इंटरसेक्शन x बराबर फाई है, यानी कि a और x में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, सेट b और सेट x में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, और एक कंडीशन दी गई है कि a यूनियन x b यूनियन x के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि a बराबर b। हमको वैसे तो हम जान चुके हैं कि अगर a यूनियन x b यूनियन x के बराबर तो सेट a सेट b के बराबर होना ही होना है, लेकिन इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम प्रूफ कैसे करते हैं, ज़रा इस बात को समझने का प्रयास करें, बड़ा मज़ा आने वाला है। आप ध्यान दें, यहाँ पे जो ये दी गई कंडीशन है इसी को लेके चलते हैं। हियर a यूनियन x इक्वल्स टू b यूनियन x, ये लिखा गया है। हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेशन कर रहे हैं a इंटरसेक्शन a यूनियन x इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन x, यानी कि सेट a का इंटरसेक्शन दोनों साइड में लिया गया है। ऐसे ऑपरेशंस सेट में होते हैं, ये सेट के वितरण नियम के जरिए सॉल्व होते हैं। आगे बढ़ता हूँ, इसे ध्यान दीजिएगा ज़रा। यहाँ पे लिखेंगे अगला स्टेप a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन x। आप ध्यान दें, a इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन दोनों में के साथ काम करेगा और यूनियन बीच में आ जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। यहाँ पे a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू, आप ध्यान दें, इसी प्रकार से a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन x। इतनी बातें आपको पूर्ण रूप से समझ में आ चुकी हैं। आगे बढ़ता हूं और a इंटरसेक्शन a हो जाएगा a के बराबर, ये भी आप जानते हैं, इम्प्लाइज दैट a। इतने को सॉल्व किया आपने, यूनियन लिखा है आगे a इंटरसेक्शन x। अभी आप चाहें तो सॉल्व कर लें, a इंटरसेक्शन x यहाँ पे किसके बराबर है, फाई के बराबर है। इसी स्टेप पे सॉल्व कर सकते हैं आप। a इंटरसेक्शन x हमारे पास फाई के बराबर है, इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b आप यहाँ पे लिखा रहने दें, a इंटरसेक्शन b, उसके बाद यूनियन a इंटरसेक्शन x। a इंटरसेक्शन x यहाँ पे फाई के बराबर फिर से है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूनियन फाई। अगले स्टेप पे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा a यूनियन फाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन फाई। यूनियन फाई किसी के साथ होता है तो मेन क्या नाम है कि वो केवल मुख्य सेट ही बचता है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। आप ध्यान दें, अगर a इंटरसेक्शन b के बराबर है, जरा इस कंडीशन को आप वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करें। अगर हम एक सेट हम सेट B इस प्रकार से बना देते हैं और ये छोटा सेट A इसके अंदर बना देते हैं। अब अगर यहाँ पे A इंटरसेक्शन B की बात करें तो A के बराबर होगा कि नहीं होगा। A इंटरसेक्शन B ऐसे कलर किया जाएगा, ये जो कलर्ड रीजन है ये A इंटरसेक्शन B को दिखा रहा है, और यहाँ पर A इंटरसेक्शन B किसके बराबर है, A के बराबर है। मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है, बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे अगर A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B दिया गया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा A सबसेट B की कंडीशन हो जाएगी, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। यहाँ पे अभी तक सब कुछ समझ में आया, कोई समस्या नहीं हुई। हम यहाँ पे जो कंडीशन लेके चलते थे A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X, इसी कंडीशन को एक बार फिर से लेके चलेंगे और
ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे बी यूनियन एक्स, इस प्रकार से लिखा गया है। अभी थोड़ी देर पहले पहली कंडीशन के लिए मैंने यहाँ पे लेके चला था ए के साथ इंटरसेक्शन, मैंने दोनों पक्षों का लिया था, बोथ साइड्स का इंटरसेक्शन विद ए। अब की बार हम बोथ साइड्स का इंटरसेक्शन विद बी लेने वाले हैं। आप ध्यान दें, इम्प्लाइज दैट बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अभी तक कोई समस्या नहीं है समझने में। अब तो उसी प्रकार से उन्हीं स्टेप्स पे चलना है, बस केवल आप ध्यान दें। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि वितरण नियम के जरिए यहाँ पे पहले बी है, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी, और ये यूनियन यहाँ पे आएगा यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अगले स्टेप की ओर आप बढ़ेंगे, बी इंटरसेक्शन ए यहाँ पे बना हुआ है, बी इंटरसेक्शन एक्स। आप ध्यान दें, यहाँ पे जो बी इंटरसेक्शन एक्स है, ये बी इंटरसेक्शन एक्स फाई के बराबर है, तो आप इसको यूनियन फाई लिख दीजिए इसी स्टेप में, इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आप जानते हैं, ये बी के बराबर ही होता है। यूनियन लगाते हैं, यूनियन लगा हुआ है, बी इंटरसेक्शन एक्स फिर से किसके बराबर है, फिर से फाई के बराबर लिख देता हूँ। अगले स्टेप में बढ़ते हैं। अगर फिर वही कंडीशन जो पहले थोड़ी देर पहले आपको मिली थी, यानी कि बी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन बी, बात तो वही होती है। चलिए फिलहाल बी इंटरसेक्शन ए यहाँ से मिलेगा इक्वल्स टू बी मिलेगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो गया तो इसको अगर वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर ए होगा। आप समझने का प्रयास करें। अगर मैं इस वेन डायग्राम में पूछूं कि बी इंटरसेक्शन ये ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी, आप कहेंगे ये बी के बराबर है, तो इसका मतलब ये किस कंडीशन में है, ये बी प्रॉपर सबसेट ए की कंडीशन में है। इसको समझना है, बहुत ज़्यादा समझना है आपको। ये बी प्रॉपर सबसेट ए की कंडीशन है, या फिर बी सबसेट ए भी आप कह सकते हैं, इम्प्लाइज दैट बी सबसेट ए। और अभी आप थोड़ी देर पहले प्रूफ किए थे ए सबसेट बी है, अब की बार आपने दिखा दिया बी सबसेट ए है। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब इसको आप शुरुआत से ही हल करते हुए चले आ रहे हैं कि यदि ए सबसेट बी और बी सबसेट ए बराबर हैं तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। बस यहाँ पर विद्यार्थी एक लाइन में लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से ए इक्वल्स टू बी, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा ऑपरेशन था, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन लगाया गया है, बिल्कुल आसान। आप ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। कहा गया है कि समुच्चयों ए बी व सी को ज्ञात करना है और समुच्चय इस प्रकार से होने चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू फाई नहीं होनी चाहिए। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का मान अलग निकाला जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी का मान अलग निकाला जाएगा और सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू अलग निकाली जाएगी। और कोई भी यहाँ पे रिक्त समुच्चय नहीं आना चाहिए, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई होना चाहिए। तो ऐसे समुच्चयों के लिए हम एक बहुत अच्छा नियम आपको बता रहे हैं। हमेशा आप ध्यान दें इसका सलूशन को, बहुत आसान है ये। लेट ए इक्वल्स टू 1 2, बी इक्वल्स टू 2 3 और यहाँ पे सी इक्वल्स टू 1 3 ले लेते हैं। अब आप देखें कि ए इंटरसेक्शन बी 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख लेता हूँ एक लाइन, आप समझ लीजिए पूर्ण रूप से। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2, आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी में 2 होगा एक एलिमेंट।
बी इंटरसेक्शन सी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स आप देख सकते हैं 3 हो जाएगा ये, और सी इंटरसेक्शन ए में क्या हो जाएगा भाई, सी और ए में कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे 1 है तो ऐसे हो जाएगा ये। यहाँ पे आपने बड़ी आसान तरीके से देखा कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए में कुछ भी यहाँ पे कोई रिक्त नहीं है, यानी कि कोई नल सेट नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आपको वो रिक्त समुच्चय नज़र आएगा, यानी कि फाई आएगा, वो उसका रिजल्ट फाई आएगा। क्योंकि ए बी और सी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन हो। आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 1 2 है, 1 2 यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, और यहाँ पे 2 यहाँ पे जो है कि 1 नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है जो कि ए बी और सी तीनों में कॉमन हो। तो इसका मतलब ये होता है कि हम इनको एक विशेष तरीके से, एक विशेष टेक्निक से यहाँ पर इनको प्रूफ करते हैं। टेक्निक ये होती है, जब भी कभी ये शर्तें दी जाती है तो हमेशा ए बी बी सी ए सी के फॉर्म में यहाँ पे सेट माने जाते हैं, जैसे कि बहुत आसान हो जाता है विद्यार्थियों को। ए बी बी सी और ए सी के फॉर्म में, ये विशेष टेक्निक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी तो सब बहुत आसान है। अब इसके बाद जो है कि इस जो आपने पूरा सेट पढ़ा था, इस सेट का एक बहुत अच्छा प्रिंटेड नोट्स बनाया गया है, कंप्यूटर टाइपिंग के जरिए एक नोट्स तैयार किया गया है। उसमें लगभग सारी चीज़ों को करेक्शन किया गया है, कहीं भी गलती होने की कोई संभावना नहीं है। फ़िलहाल तो गलती हो सकती है, लेकिन प्रयास मैंने अपनी ओर से यही किया है कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और ये इसी के बाद जो है कि जहाँ से ये वीडियो समाप्त होगा उसी के बाद उसका वीडियो आने लगेगा आपके साथ। पूरे 9 पेज का ये PDF आपके सामने आएगा। और विद्यार्थी ध्यान दें कि कई बार विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि ये चलते हुए फिगर को कैसे नोट किया जाए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि या तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन वीडियो अगर आप रोके हैं तो वीडियो रोकने के बाद आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, सबसे अच्छा काम यही होगा। पूरा 9 पेज का PDF आपके समक्ष होगा वो। और उस PDF को आप बार बार कैसे देख सकते हैं, आप जानते हैं कि अगर कहीं पे भी कोई समस्या आती है, आपने नोट करने में गलती कर दिया है, तो आप जो है कि दोबारा फिर से उस वीडियो को जा सकते हैं, उस वीडियो को दोबारा फिर से देख सकते हैं। ऐसे कामों में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, आप अपनी अच्छी पढ़ाई करते रहें। ये चैप्टर आज समाप्त होता है।